नमस्कार। मेरा नाम लवी शर्मा है और मेरे साथ आज एम्स ऋषिकेश के छात्र हैं जिनका नाम मिस्टर अविनाश जी हैं। और डॉक्टर साहब, अब डॉक्टर साहब तो नहीं बोलूँगा पर डॉक्टर साहब तो बनने ही वाले हैं वैसे भी। तो आप हमें ये चीज़ बताइए, कैसा लग रहा है एम्स ऋषिकेश में आके? भैया बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर एडमिशन लेके। और एम्स जैसे कॉलेज में पढ़ना ये एक सपना होता है हर किसी का। सही बात। तो यहाँ पर और एम्स ऋषिकेश में खासकर यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है। और एम्स का जो फैकल्टी और स्टडी का कल्चर है ये बहुत बढ़िया है। तो यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अविनाश जी, पहले तो आप ये बताइए, आप जैसे अभी तो आप एम्स ऋषिकेश में हैं, आपकी जो पास्ट लाइफ है, आप सबसे पहले ये बताइए आप थे हैं कहाँ से, यहाँ तक कैसे पहुँचे? तो थोड़ा सा इस बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दीजिए हमें। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम अविनाश सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10 और 12 की स्टडी गांव से ही की थी। मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड हिंदी मीडियम से था। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप लिया 2 साल, मैं बीएससी कर रहा था। फिर उसके बाद किसी ने मुझे गाइड किया तो मैं प्रिपरेशन करने गया वहाँ। पहले मैंने लखनऊ शहर से प्रिपरेशन की। वहाँ मैं पढ़ाई की तो मुझे इंग्लिश मीडियम से तैयारी करनी पड़ी। वहाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैं राजस्थान कोटा गया, 1 साल प्रिपरेशन किया। फिर वहाँ गाइडेंस थोड़ी अच्छी मिली तो मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मुझे एम्स नीट के थ्रू एम्स ऋषिकेश फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अलॉट हुआ, ऑल इंडिया कोटे के थ्रू। अच्छा अविनाश जी, हमें ये बताइए कि जैसे आप अब तो डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपको मोटिवेशन कैसे मिली कि भाई आपको एक डॉक्टर ही बनना है, या आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि भाई मेरे को यही बनना है? जी बिल्कुल। मेरा मोटिवेशन जो था, मेरा ऑपरेशन एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरा ऑपरेशन सफदरजंग अस्पताल में हुआ था 2006 में। तो मैंने वहाँ उस टाइम मैं 10th में 9th में था। तो मैं जब डॉक्टरों को देखा तो मैंने वहाँ से पूछा एक डॉक्टर से कि मुझे डॉक्टर बनना है, कैसे बनेंगे? तो उन्होंने बताया था कि प्री मेडिकल टेस्ट होता है, उसको देना पड़ता है, 12 में बायो लेना पड़ता है। अच्छा। तो उसके बाद मैंने वहाँ से थोड़ा गाइडेंस लिया। उसके बाद मैं जब घर आया तो अपने टीचरों से गाइडेंस लिया, उन्होंने बताया। उसके बाद मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन के लिए मैं शहर गया था। अगर किसी स्टूडेंट को जो रिमोट एरिया से है या रूरल बैकग्राउंड कहीं से भी आता है और वो किसी ऐसे छोटे स्कूल से पढ़ता हो, स्टेट कॉलेज के, उसे लगता हो कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कैसे क्या करना है, गाइडेंस क्या चाहिए, तो उसे सबसे पहले तो आज के समय में तो बहुत आसान हो गया है। पहले क्या था, इतना ऑनलाइन कल्चर नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तो बहुत आसान हो गया है। कुछ नहीं, उसको कुछ नहीं करना है। ऑनलाइन इतने सारे लेक्चर पड़े हैं, यूट्यूब पे है। आदमी कोई प्लेटफॉर्म पे जाके पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन ले सकता है किसी कोचिंग का। उसके बाद उसको तीनों एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की करनी है। और प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उसको 10 साल के मिनिमम तो करने ही करने हैं। और वो अपने जो भी टीचर के गाइडेंस में ऑनलाइन पढ़ रहा है या ऑफलाइन पढ़ रहा है, उस टीचर को पूरा उसके सिलेबस को फॉलो करना है, नोट्स को बार बार रिवीजन करना है, उसको पढ़ते रहना है। और टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। सिलेक्शन के लिए 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है। एक तो आपका रिपीटेड रिवीजन और दूसरा टेस्ट सीरीज। आप कहाँ टेस्ट दे रहे हैं, टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस कैसा है। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करता है। अगर किसी स्टूडेंट को ये लगता है कि हाँ मैं घर से रह के तैयारी कर सकता हूँ, मेरे अंदर पोटेंशियल है, मेन होता है पोटेंशियल। अगर किसी के अंदर पोटेंशियल कम है तो वो बाहर जाता है तैयारी करने किसी कोचिंग के अंडर में, गाइडेंस के अंडर में। अगर किसी को लगता है मेरा पोटेंशियल अच्छा है तो वो घर पे बैठ के पढ़ सकता है। और घर पे बैठने के लिए उसके पास ऑनलाइन आज के समय में सोर्स है, तो उससे वो अच्छे से तैयारी कर सकता है। सही बात है, सही बात है। अच्छा, तो जैसे आपको तो ये एम्स ऋषिकेश मिल गया, अब जैसे भाई नीट का एक एग्ज़ाम होता है। अब नीट का, पहले तो नीट नहीं होता था, पहले कौन सा एग्ज़ाम होता था शायद? पहले होता था सेंट्रल इंस्टीट्यूट के लिए, सेंट्रल सीट के लिए 15% जो कोटे होते थे कॉलेज के, उसमें होता था AIPMT। और 85% सीट के लिए होता था स्टेट कोटे के लिए, वो होता था स्टेट PMT। ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम पर्टिकुलर कॉलेज कराते थे, जैसे एम्स अपना एम्स एंट्रेंस एग्जाम कराता था, जिपमर का अलग आता था, AMU और BHU खुद का कराता था। वन नेशन वन एग्जाम के तहत
अब नीट के थ्रू सारे कॉलेज इंक्लूड कर लिए गए हैं। नीट एक पेपर कराएगा आपका, उसमें सारे कॉलेज, भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेज में भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सारे आ जाते हैं। तो आपका ये कॉलेज कराएगा, आप पेपर देंगे, उसमें एक रैंक, आपकी जो मार्क आएंगे, मार्क्स के हिसाब से आपकी रैंकिंग बनाई जाएगी। ठीक है। रैंकिंग के हिसाब से, जिस हिसाब से आपकी रैंक रहेगी, आप चॉइस फिलिंग करोगे, आप उस कैटेगरी में आओगे, जिस चॉइस फिलिंग करने के बाद उस कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। अच्छा, तो जैसे आप एम्स ऋषिकेश में आए तो ये कौन सी रैंक पे आता है? ये एम्स ऋषिकेश की प्रेजेंट टाइम में जो रैंकिंग है वो ऑल इंडिया 22 है। आज के 1 साल पहले मैंने देखी थी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा अविनाश जी, आप मुझे थोड़ा यहाँ का फीस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताएंगे कि मतलब कैसे है फीस स्ट्रक्चर? यहाँ की फीस 5-5.5 साल की जो फीस है वो आपकी है 11,450 रुपये। एक ही बार में डिपॉजिट होती है। आप 11,450 रुपये प्लस 500 रुपये आपका मेडिकल टेस्ट के लिए लिया जाता है काउंसलिंग के टाइम पे। आप जब यहाँ एडमिशन कराएंगे उसके बाद आपको सिर्फ मेस का फीस देना पड़ेगा, बाकी सारी फीस उसी में है, हॉस्टल और एकेडमिक दोनों। उसके बाद यहाँ का जो स्टडी कल्चर है वो आपका अदर कॉलेज के कंपेयर में बहुत बेटर है। अच्छा, यहाँ का लैब कल्चर बहुत अच्छा है, पेशेंट एक्सपोजर भी अच्छा है, और आप यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। अच्छा, अदर कॉलेज के कंपेयर में। तो यहाँ आप ये मान के चलिए कि एम्स में आपको पूरे भारत की बेस्ट फैकल्टी प्रोवाइड कराई जाती है। अच्छा अच्छा अविनाश जी, जैसे आपने मुझे यहाँ के फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो बता दिया, अब मुझे ये बताइए कि जैसे हमारे स्टेट कॉलेज जो होते हैं और ये जो सेंट्रल के कॉलेज होते हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंसेस है और क्या क्या फैसिलिटीज़ में वो डिफरेंसेस है? जी जी बिल्कुल। अब हमारा जो स्टेट का कॉलेज होता है वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है सेंट्रल के कंपेयर में। आपको स्टेट कॉलेज में जो पुराने कॉलेज हैं वहाँ 50 से 60 हज़ार रुपये 1 साल की फ़ीस होती है। अभी जो नए कॉलेज खुले हैं ऑटोनोमस, उनकी फ़ीस 1 लाख रुपए 1 साल की है। अच्छा, अब हमारे यहाँ जो एम्स की फ़ीस है वो लगभग 11,500 रुपये है, 5 साल की फ़ीस है जो कि, और मेस तो नहीं, मेस इंक्लूड नहीं है जिसमें, आपकी हॉस्टल और एकेडमिक। ठीक है। स्टेट का भी जो 1 लाख फीस ले रहा है, 60,000 फीस लिया जा रहा है पुराने कॉलेजों में, वो आपका सिर्फ एकेडमिक का है और हॉस्टल फीस है। अच्छा, पुराने कॉलेज स्टेट के कौन कौन से हैं थोड़ा सा? जैसे यूपी में पुराने कॉलेज में आपका आ जाता है केजीएमसी हो गया, अच्छा। जीएसवीएम हो गया यूपी में आपका, उसके बाद आपका आ जाता है मोतीलाल नेहरू आ जाता है। अच्छा। ये सब बहुत पुराने कॉलेज हैं। अच्छा, तो और ये भी नीट के थ्रू ही मिलते हैं? ये भी नीट के थ्रू मिलते हैं, बस ये स्टेट कोटे जो 85% का होता है उसमें मिलता है। अच्छा 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 अच्छा। और फैसिलिटीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं? अगर आप फैसिलिटी देखेंगे तो एम्स का हॉस्टल जो होता है वो, यहाँ जो फैसिलिटी होती है स्टेट के कॉलेज में आपको उतनी अच्छी, हो सकता है एक रूम में 2 बच्चे 3 बच्चे मिल जाएं। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ सेकेंड ईयर से आपको एक रूम में एक ही बच्चा मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो टेबल बेड और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है, यहाँ एम्स की खुद की होती है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका कोई भी कुछ भी चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी खराब हुई 5 मिनट में इलेक्ट्रीशियन आके बना देगा। वहाँ पर स्टेट कॉलेज में ऐसा नहीं है, वहाँ बच्चे फैन वगैरह कूलर वगैरह खुद से लाके लगाते हैं, फैन जो होता है, और वहाँ इलेक्ट्रीशियन भी उनको खुद से ही लाना पड़ता है। एम्स एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सारी चीज़ें खुद प्रोवाइड कराता है आपको। वहाँ पर हॉस्टल में जो वार्डन होते हैं वो फैकल्टी होती है। हमारे यहाँ जो हॉस्टल के वार्डन होते हैं वो, उनको पर्टिकुलर जॉब दिया जाता है, उनका वही काम होता है। और जो हमारे यहाँ जो हॉस्टल को देख रेख करते हैं फैकल्टी के, वो प्रोवोस्ट होते हैं, वो उनको वार्डन उनको रिपोर्ट करता है। दूसरी चीज़ जो कॉलेज के अंदर की है, जैसे आती है हमारी गेम, हमारे कॉलेज का जो गेम है, गेम सिस्टम, वो स्टेट कॉलेज से बहुत बेटर है। हमारे यहाँ पूल है, उसके बाद इंडोर गेम में जैसे बार बार मैचेस होते हैं ऑनलाइन गेम का, अपना पबजी COD होता है। उसके बाद हमारा जो ताश खेलते हैं लोग बच्चे, चेस है, ये इंडोर गेम में, ये उसमें फेस्टिवल में होता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। आउटडोर गेम भी हमारे पास सारे हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल है। अच्छा अविनाश जी, जैसे कि सुना है कि भाई MBBS की जो पढ़ाई है और वो भी एम्स में, तो वो तो बहुत टफ सुना है। ऐसा क्यों होता है भाई, इतना टफ? आदमी स्ट्रेस में चला जाता है। तो आप पूरे टाइम पढ़ते ही रहते हैं या फिर आप जैसे आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हैं? और
बहुत सारे लोग ये पूछेंगे और बहुत लोगों की समस्या भी होती है कि भाई हम स्ट्रेस हो गए, हम लोग तो चले स्ट्रेस हो गए तो थोड़ा हम बाहर घूम के आ गए, दौड़ लिए ये सब कर लिया। आप कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं इस चीज़ के लिए? जी बिल्कुल, मैं भी जब यहाँ पहली बार आया था तो मुझे लगा था आसान होगा, बट ऐसा नहीं होता, नीट से भी ज़्यादा टफ होता है। अच्छा। MBBS की जो एकेडमिक पढ़ाई होती है, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक क्लास रहती है। उसके बाद आदमी 1-1.5-2 घंटे अपना जो पर्सनल एक्टिविटी है करके फिर आराम से शाम को पढ़ता है, रात भर पढ़ता है जब तक उसको टाइम मिल जाए। तो अगर रेगुलर बंदा 4 से 6 घंटे डेली पढ़ रहा है तो दिक्कत नहीं होगी। और जब अगर कोई डिप्रेशन या परेशानी स्टडी को लेके होती है तो आदमी सीनियर्स के गाइडेंस या फैकल्टी है वो गाइड कर देती है। ये बहुत लोग ऐसे हैं कि जब स्ट्रेस कंडीशन आती है तो अपनी पर्सनल हॉबी जो है वो उसमें थोड़ा टाइम देते हैं, तो इसके वजह से उनको दिक्कत नहीं होती है। बाकी यहाँ जो क्वेश्चन जब एग्जाम वगैरह आते हैं तो सीनियर काफ़ी हेल्प करते हैं इसमें। अच्छा। तो मतलब इतना लोगों ने कल्ट बनाया हुआ है, ऐसा कोई कल्ट है नहीं कि हो जाता है सब मैनेज ना? नहीं, मैनेज हो जाता है, मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक मेहनत करनी पड़ेगा। हाँ। अच्छा, MBBS के बाद आप MD करते हैं ना शायद? MBBS के बाद आप 2 पेपर होता है, एक होता है INICT, एक होता है नीट PG। ठीक है। नीट PG के थ्रू आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं और INICT के थ्रू आप सिर्फ सेंट्रल के कुछ कॉलेज हैं जैसे एम्स, PGI चंडीगढ़ और जिपमर और कुछ कॉलेज हैं, उनका इंफॉर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है, आप सिर्फ उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा। इसमें 2 ब्रांच चलती है PG में पैरेलल, एक MS चलती है सर्जरी के लिए और MD चलती है मेडिसिन के लिए। ठीक है। हर डिपार्टमेंट के पास अपनी दोनों ब्रांच होती है, MD और MS। ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आदमी अपने इंटरेस्ट के हिसाब या उसकी रैंकिंग के हिसाब से उसको सीट प्रोवाइड कराई जाती है। अच्छा, ठीक है। अच्छा अविनाश जी, अभी जो आजकल जो थोड़ा न्यूज़ वायरल भी हो रही है, आपने सुना भी होगा कि नीट को लेके पूरे देश में हंगामा चल रहा है, तो उसके बारे में मतलब आप क्या सोचते हैं कि मतलब ये ठीक हो रहा है, क्या हो रहा है? अब बच्चों का भविष्य भी खतरे में है इस तरीके से देखा जाए तो। अभी जो 2024 में नीट का पेपर हुआ है, ये पेपर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि हाँ पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ। दूसरा जो इन्होंने कल्चर फैलाया बोनस मार्क का पेपर डिले होने की वजह से, दोनों गलत था। और अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे जो चीटिंग के थ्रू हुए हैं उनको भी ठीक से नहीं देख पाया, गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ पाई है, क्योंकि एक साल में 18 टॉपर जहाँ की 2-3 से ज्यादा नहीं आते थे। अभी सुप्रीम कोर्ट की वजह से 18 टॉपर हुए, वरना 68 टॉपर हो रहे थे। तो उसके वजह से थोड़ा ये है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि भाई चीटिंग हुई है। हो सकता है आगे 1-2 साल में नीट का पेपर ऑनलाइन मोड कर दिया जाए, क्योंकि अभी पेन पेपर मोड था। और पेपर आने अब की बार जो नीट का पेपर 2024 का नीट का पेपर देखा जाए तो इसमें कट ऑफ जा रही है लगभग 650 मार्क की जा रही है। हालांकि इससे पहले जो जाती थी वो 610-612 नंबर की कट ऑफ से ज्यादा नहीं जाता था। अचानक से कट ऑफ का बढ़ने का मतलब पेपर बीच में कहीं ग्लिच हुआ है, इन लोग से गलती हुई है। तो इस चीज को हम मान सकते हैं कि गलती हुई है, लेकिन जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है वो इस चीज को ध्यान में ना रखे कि पेपर गलत हुआ है या गलती हुई है गवर्नमेंट से तो हम तैयारी ना करें, वरना हमारा नहीं। ऐसा नहीं, आप तैयारी करिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, लेकिन डिपेंड करता है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने पे फोकस रखें कि कहीं इधर उधर ना भागें, क्योंकि आगे बहुत कम ही चांस है कि अब चीटिंग हो, क्योंकि NTA भी सतर्क है और गवर्नमेंट भी सतर्क हो गई इस चीज से। तो आगे अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे लोग एम्स में एडमिशन भी ले लेते हैं, उसके बाद भी लोग यहाँ से छोड़ देते हैं और कुछ और चीज़ करने लग जाते हैं बीच में जाके, कुछ अपना पैशन फॉलो करने लग गए। तो वो पैशन नहीं था जो एम्स के अंदर MBBS तक आप यहाँ तक पहुँचे, इतना बड़ा एग्जाम क्लियर किया और उसके बाद फिर छोड़ दिया, तो फिर पैशन कैसे चेंज हो जाता है आदमी? कई बार ऐसा हुआ है, जैसे 1-2 बच्चों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, MBBS पढ़ रहे थे, फर्स्ट ईयर में ही उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। यहाँ कॉलेज छोड़ने का रूल यहाँ का और स्टेट का अलग अलग है। अगर आप एम्स में कॉलेज छोड़ रहे हैं तो 3 लाख का बॉन्ड है, स्टेट में 10 लाख का बॉन्ड है। अच्छा। स्टेट कॉलेज में सीट छोड़ने पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। बहुत लोग हैं यहाँ आते हैं तो उनको लगता है कि नहीं मैं कुछ और भी कर सकता था, इससे अच्छा कर सकता था। तो जो मैं जानता था वो LLB कर रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में। अच्छा। एक बैचमेट था
फिर उसके बाद कुछ लोग होता है एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद वो मेडिकल प्रोफेशन ही छोड़ देते हैं। अच्छा। अधिकतर हम देख रहे हैं अभी यूपीएससी में मेडिकल वालों की भीड़ बढ़ रही है धीरे धीरे। जैसे एक समय आया था इंजीनियरिंग वाले अचानक से आ गए थे, वैसे ही एमबीबीएस वाले भी धीरे धीरे जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो उनका पर्सनल जो फॉलो कर रहे हैं, अपना पर्सनल देख रहे हैं, जैसे कुछ लोग एक्टिंग फील्ड में जाना चाह रहे हैं या बिजनेस। तो एम्स में आने का मतलब ये नहीं होता आप डॉक्टर ही बनिए। यहाँ आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराया जा सकता है कि आप अपने स्किल पे भी काम कर सकते हैं। आप कहाँ जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, उस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। सही बात है। अच्छा अविनाश जी, चलिए वैसे टाइम भी हो रहा है, पर अब जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगा कि आप खुद ही बता दीजिए। जैसे अभी फिर भी हम तो मेन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, वो एक बार थोड़ा सा और मोटिवेटेड रहें और कैसे वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें कि भाई उनको नीट की एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें, ये सब चीज़ थोड़ा सा और खासकर उन बच्चों के लिए बताइए जो गाँव में बैठे हैं। मैं एक ही चीज कहूंगा, जो सबसे सिलेक्शन में जो सबसे बड़ी बाधा बनती है बच्चों की, वो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। अच्छा। बच्चे इस चीज से बहुत दूर रहे, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, इससे टाइम बहुत किल होता है और पता नहीं चलता। अब तो इसको स्वीट पॉइजन भी तरह ट्रीट किया जाता है कि आदमी का कैरियर खत्म हो जाता है। इसमें बहुत लोग जो अच्छे, हम लोग भी कभी कभी फंस जाते हैं, टाइम पता नहीं चलता है कि 1 घंटे रील ही देख रहे हैं। बच्चों को हम तो यही कहेंगे कि इंटरनेट और मोबाइल, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उतना ही यूज कीजिए जितना आपको काम है। 1-2 साल आप अपने आप पे खुद पे कंट्रोल करिए, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, कोई बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहा है, 10 घंटे इनफ है, 8 से 10 घंटे, और रेगुलर पढ़े, ऐसा नहीं एक दिन पढ़ लिया 2 दिन नहीं पढ़ रहा है। 8 से 10 घंटे में बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, उसकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, इतना पढ़े। और दूसरी चीज ये कि वो टेस्ट सीरीज जो दे रहा है और जिस टीचर के गाइडेंस में पढ़ रहा है उस टीचर को फॉलो करे। और ऐसा नहीं कि जैसे आज जो पढ़ाया गया वो एक बार पढ़ लिया फिर नहीं पढ़ना है, हफ्ते 10 दिन महीने, उसको बीच बीच में रिवीजन करता रहे। और नीट का पेपर देने से पहले मल्टीपल टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री के फॉर्मूले और बायो की थ्योरी, और जो हम एनसीईआरटी में डायग्राम देखते हैं उन डायग्राम की लेवलिंग क्या है उसको दिमाग में अच्छे से बैठाना है। और हमको बार बार टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करना है, अच्छे से करना है। और हमें हमेशा मोटिवेटेड होने के लिए थोड़ा बहुत ये भी है कि हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे कुछ दोस्त ऐसे हों जो उसी फील्ड की तैयारी कर रहे हों, कम से कम 1-2 दोस्त हों, आपस में चीज़ें डिस्कस करें, शेयर करें चीज़ें, और आसपास जो हैं उनको भी टाइम दें। वरना एक समय बाद आप अकेले अकेले फील करेंगे, बाद में आपको डिप्रेशन और एंजाइटी में भी जा सकते हैं और आप अपनी पर्सनल चीज़ें किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे उस टाइम पे। ठीक है अविनाश जी, बहुत सही समय बीता आपके साथ और आपने बहुत अच्छी अच्छी जानकारी भी दी।